सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, उसका फीचर्स क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ओके। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे शब्द यहाँ पे लिखे हैं। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ एसेंशियली एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टुवर्ड फेलो मैन। ओके। कि डेमोक्रेसी जो है वो एक गवर्नमेंट का एक कोई कोई हिस्सा नहीं है, बट वो एक एसेंशियल पार्ट है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, इंसानों के प्रति एक रिस्पेक्ट है। ओके। सो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन पार्ट होगा हमारा, फिर उसके अंदर मेजर फीचर्स जो होगा भारत के संविधान का, कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी बायस एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है, डीपीएसपी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, एमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारी बातें हम देखेंगे। ओके। तो ये हमारे भारत का नक्शा। ओके। कंक्लूजन, जो भारत का संविधान है वो प्रियम्बल से बिगिंस होता है। प्रियम्बल की बात हमने पहले लेक्चर में भी की। और द प्रियम्बल कंटेन द आइडियल ऑब्जेक्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एक जो प्रियम्बल है हमारा, उसके अंदर क्या है कि सेक्युलरिज्म, सोवेरिनिटी, ये सारी चीज़ें दिखाती है। डेमोक्रेटिसिटी दिखाती है कि जो लोग हैं वो इक्वल है सारे, रूल ऑफ लॉ है। ओके। जो कोई भी मीन्स पर्टिकुलर कोई इंसान इस कंट्री को राज नहीं करता, कंट्री पर राज नहीं करता, ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। ओके। ओके। The salient feature of constitution have involved directly and indirectly from the objective which flow from the preamble. Okay. So ये तो हमने आगे देखेंगे। ओके। Our constitution has adopted the best features of the most of the major constitution of the world as per the needs of country. तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी, हमने अलग अलग देशों से, रशिया है, चाइना है, यूएस है, फ्रांस है, ऐसे कंट्रीज़ के हमने वहाँ के संविधान हमने पढ़े। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो लीडर्स थे पहले, उन्होंने पढ़े, उसके बाद उन्होंने उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया और हमारे जो संविधान है उसके अंदर लिखा। ओके। फिर उसके अंदर थ्रू द बोरोइड फ्रॉम द ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन in the world, the Constitution of India has several salient feature that distinguish it from the Constitution of other country. मतलब दूसरे देशों के संविधान से हमारा देश इसी वजह से, हमारा देश का संविधान इसी वजह से अलग होता है। ओके। फिर ये कुछ मेजर चीज़ें हैं। सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। ओके। ब्लेंड एंड रिजिडिटी, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, combination of parliament's sovereignty and judicial supremacy, rule of law, integrated and independent judiciary, fundamental rights and duty, DPSP. Okay. So major features of Indian constitution are secularism, universal adult franchises, single citizenship, emergency provision, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके। सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, उसके बोथ द वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, हिंदी एंड इंग्लिश वर रिटन, हैंड रिटन, मतलब दोनों हाथ से लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश वर्जन। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान हमारा है, और जिसके अंदर 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड 5 अपेंडिसेस। ओके। तो वो शेड्यूल क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, अपेंडिसेस क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। ओके। फिर द फुल्ली डिबेटेड एंड डली इनएक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। फुल्ली डिबेटेड का कहने का सेंस ये होता है कि जो हर एक लॉज, जो रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी लिखा गया है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई, सारी चीज़ें पढ़ी गई, सारी चीज़ें वापस से रीराइट किया गया, उसको एक ड्राफ्ट किया गया, उस पर डिबेट की गई, हर एक टॉपिक पे डिबेट की गई, उसके बाद उसको लिखा गया। ठीक है। द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द बल्कि साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर,
ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब ये कैटेगरीज है कि जिसकी वजह से कि जो इतना बड़ा संविधान हमने लिखा है, जो इतना बड़ा संविधान जो है हमारा, तो उसके अंदर मेजर फैक्टर्स क्या है कि जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर हो गया, हिस्ट्रिकल हो गया, फिर ठीक है ये दो है। और यहाँ पे जो मेजर फीचर्स है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने रीडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने अपने हाथों से भारत का संविधान लिखा था। और द ओरिजिनल रिटर्न प्रेम्बल ऑफ इंडिया, ये कुछ देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिनल है। और ये जो भी रिटर्न फॉर्म है, द वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो मीन्स जो लिखा हुआ है टोटली हैंड स्क्रिप्टेड, ये कोई प्रिंटेड नहीं है, ना ही इसको किसी ने प्रिंट किया है, ना ही ये किसी मशीन से छपी है, बल्कि ये टोटली हैंड रिटन है, ये आर्ट है। ओके, ये सारी आर्ट बनाई गई है हाथों से। फिर मेजर फीचर्स के अंदर ये इन्होंने जो है यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड थोड़ा गलत सही नहीं है। नंदलाल बोस द डिक्टोरेटर मेड पेंटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो आप पेंटिंग्स देखते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है, छोला ब्रॉन्ज, ये सारी इन्होंने बनाई है। ओके, इन्होंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई है। ओके, यहाँ पे छोला ब्रॉन्ज नटराज इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटेड ऑन पार्ट 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स चैप्टर 1 फाइनेंस जनरल, मतलब जो फाइनेंस के रिलेटेड जो बातें हैं उनके आगे इनका फोटो लगा हुआ है। ओके, फिर उसके द लॉर्ड रामा अलॉन्ग विद ब्रदर लक्ष्मण ब्रिंगिंग बैक सीता माता फ्रॉम लंका। अब ये हमारे जो लॉर्ड रामा हैं उनके भाई के साथ तस्वीर है। ओके, तो ये जो फोटोज़ है ये सारी चीज़ें हैंड रिटन्स है, मीन सॉरी हाथों से बनाई गई तस्वीरें हैं। फिर बुद्धा गिविंग सेरेमोन्स टू हिज 5 डिसिप्लिन, अपने दासियों को मीन सॉरी अपने स्टूडेंट्स को जो सेरेमोन देना कहते हैं उसको, है ना, कि नॉलेज देना। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलॉन्ग विथ अदर पैट्रियट्स फाइटिंग फॉर द लिबरेशन ऑफ मदर इंडिया, अपने भारत माँ के लिए लड़ते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और फिर अकबर कोर्ट, अकबर का जो अदालत, अकबर की अदालत। ओके, लक्ष्मीबाई एंड टीपू सुल्तान। तो ये एक फ़ोटो है जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके कलीग्स जो है उनके साथ होके। सो लेंथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड, ये जो ग्राफ है वो काफ़ी सही है। ओके, सॉरी, सो लेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो 1.5 लाख वर्ड्स है, 1.5 लाख वर्ड्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 1,46,385 वर्ड्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कनाडा है, यूएस है, ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इनके इतने वर्ड, नाइजीरिया में 60,263 है, यूके के अंदर 54,408 है। ओके, चाइना के अंदर 10,960 है, रशिया के अंदर 12। तो उसके इन सारे के कंपेयर में हमारे इंडियन भारत के संविधान के अंदर 1,46,385 वर्ड्स है हमारे अंदर। ठीक है, सऊदी के अंदर जो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 6,335। तो ऐसे कंपैरिजन में हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे कहा है कि ड्रोन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज बोरो द मोस्ट प्रोविजन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। ओके, तो डिफरेंट सोर्स ये है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, एक कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। ठीक है, जो मीन्स क्या यहाँ पे कहने का सेंस यही है कि जो कंट्रीज़ है उसके सामने जो क्या लिखा है कि हमने कौन सी बातें वहाँ से ली है। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ओके, जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कनाडा से हमने ये कुछ बातें ली है। फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर, ये सारी चीज़ें, ये कुछ बातें हमने कनाडा से ली। आयरलैंड से हमने स्टेट पॉलिसीज़ ली, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सारी बातें ली। फिर जापान से हमने प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश बाय लॉ। ओके, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, फायर प्लान,
ओके। फिर यूके से पार्लियामेंट गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स। यूएस से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, सस्पेंशन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके। और साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फ्रांस से हमने रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी और उसकी बातें हैं वो हमने, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात भी की थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो शुरू हुआ था, जिसको यूपीएससी जाना था, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से देखी थी। ओके। बहुत सारी कमीशन है, जैसे कि जीपीएससी स्टेट लेवल पे, जीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, ये सारी बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ओके। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिखेगी। तो वहाँ से इन सारी कंट्रीज से हमने कुछ लिया था, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस। तो इन सारी जो कंट्री, जो कितने कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल 10-11 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ से हमने हमारा भारत का संविधान लिया है। और खुद कुछ चीज़ें हमने भी हमारे सिचुएशन के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से हमने तैयार की है। गवर्नमेंट एक्ट्स, जो पुरानी कुछ लॉज थे वहाँ से भी हमने कुछ लिया है। ठीक है। तो ये सारी बातें, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी का मतलब होता है कि एक चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि रिजिड बॉडी मतलब क्या, कि वो मोशन के साथ साथ चेंज नहीं होगा। ओके। सो हमने क्या देखा कि रिजिडिटी का मतलब क्या होगा, कि कोई बॉडी है मोशन के साथ साथ, जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि मोशन के साथ साथ वो अपना जो स्टेट है, वो अपना जो शेप है वो चेंज ना करे। तो ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजिडिटी का होने का मतलब यही है कि वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम मीन्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ चीज़ें चेंज कर देना। जैसे कि काफ़ी लॉज ऐसे चेंज हुए, जैसे कि आर्टिकल 370 वगैरह वगैरह, उन्होंने जो भी चेंजेस किए, जो हटाया है, कुछ भी किया है, आर्टिकल 370 को यूज़ करके कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है। तो ये क्या शो करती है कि इंडियन भारत के संविधान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और कुछ पोर्शन में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वैसे कुछ चीज़ों में, जैसे कि मान लो आपका एजुकेशन आपका हक है, आपका बोलना, आपका जीना, वो आपका हक है। राइट टू लिव, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, ये चीज़ें आपका हक है। अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या शो की कि वो रिजिड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके। एट एनी कॉस्ट आपका एजुकेशन आपको मिलना चाहिए। ओके। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या शो करती है कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई, कुछ नए रूल्स लाए, कुछ को निकाल दिए, कुछ ऐड किए, तो ये चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। बाय द वे, जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिजिड है। ओके। Rigid constitution is one acquired the special procedure for the amendment, for example अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है, जो बार बार चेंज किया उन लोगों ने, जैसा हमने देखा कि ऑर्डिनरी लॉज आर में ऑर्डिनरी, ठीक है, मीन्स टेम्पररी जो कुछ रूल्स बनाए होते हैं वो चीज़ बनाना। ओके। जैसे कि हमने पुराने अपने वीडियोस में देखा, हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो वीडियोस बने थे उनमें हमने देखा कि ब्रिटिशर्स किस तरह हम अपने लॉज को टाइम टू टाइम चेंज कर रहे थे। ठीक है। तो वो सारी बातें हमने भी देखी। ओके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो भारत का संविधान है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है। ओके। जहाँ पे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों दिखती है। ओके। Some of its provision can be amended in a difficult way, while other can be amended very easily by passing a simple law. Federal system with a unitary bias. Okay. India has a federal structure with unitary spirit. Power is divided between center and state. जैसे कि अभी कोई स्टेट, कुछ स्टेट्स में शराब लीगल है तो कुछ में इलीगल है। गुजरात में इलीगल है, गुजरात में मना है। ओके। प्रोहिबिटेड है। बट
यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पे दिल्ली से कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ओके, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट कभी किसी का अर्जी पे या वगैरह वगैरह जो भी है अपना अंदर का मामला, लेकिन यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो पावर है वो डिवाइडेड की गई है सेंट्रल और स्टेट के अंदर। ओके, कंट्रोल तो सेंटर से ही होगा, बट स्टेट अगर अपना कुछ अलग से निकाल रहा है, अलग से अपना कुछ चलाने के लिए कुछ मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ सिटीज़ में क्लीन मीन्स सफाई का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है, लेकिन कुछ सिटीज़ में एजुकेशन का ख्याल रखा जाता है। तो मतलब अपना अपना चलता है यार, मतलब जिसके अंदर जहाँ फिट हो रहा है, जहाँ चीज़ें एडजस्ट हो रही है, ठीक है। ऐसा सब हर जगह सफाई और एजुकेशन होना चाहिए, बट मैं एक एग्जांपल के थ्रू कह रहा हूँ कि ठीक है, सेंटर और स्टेट के अंदर पावर जो डिवाइडेड होते हैं वो अपने अपने हिसाब से चलाते हैं वो लोग। ओके, यूनिटरी कहने का सेंस ये है कि एक जैसे कि मैं मान लूँ ना कि जैसे कि ब्रिटेन का गवर्नमेंट कैसे, ब्रिटेन में पहले क्या था, एक राजा था, और इवन के पहले भी हिंदुस्तान में भी पहले क्या होता था कि एक राजा होता था, वो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा था, उसको बोलते हैं यूनिटरी। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, मतलब सेंट्रल है वो मेन है, बट उसके अंदर भी पार्ट्स है। स्टेट अपने अपने, जो फेडरल सिस्टम क्या शो करती है कि स्टेट्स अपने अपने पावर होल्ड करता है, लेकिन स्टेट को कंट्रोल करने वाला एक सेंट्रल ही होगा। ओके, तो सेंट्रल को, अगर सेंट्रल के पास है मतलब यूनिटरी भी है और साथ में फेडरल भी है। ओके, independent judiciary has to power to decide the center state disputes. Okay, it also the unitary features such as emergency provisions, single constitution, appointment of IAS IPS, state governor by center. Okay, स्टेट गवर्नर कौन बनेगा वो भी सेंटर से तय होता है। ये सारी कुछ बातें हैं वो यूनिटरी और फेडरल में, मीन्स जो फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस, तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है। ओके, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसके अंदर ये कुछ ऐसी बातें हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एज एट अ सेंटर एज वेल एज एवरी स्टेट ऑफ यूनियन। जो MPs MLAs होते हैं वो क्या है कि पार्लियामेंट के एक हिस्सा है। ओके, यहाँ पे क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट विद अ नॉमिनल पावर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विद अ रियल एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये इसमें क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मीन्स इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल पावर के साथ वो हेड ऑफ स्टेट्स है। ओके, एंड जो प्राइम मिनिस्टर जिसके हमारे PM मोदी इज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट विद अ रियल एग्जीक्यूटिव पावर, जो जिसके पास मेन पावर होता है वो है प्राइम मिनिस्टर। ओके, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज अ नो क्लियर कट सेपरेशन ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। सो ये कुछ पहली फ़ोटोज़ थी जो पार्लियामेंट में जब पहली मीटिंग हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है वगैरह और हमारे नेहरू साहब। तो ये वो फ़ोटो है जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपनी आखिरी जो साइन की हुई थी। ओके, ये फ़ोटोज़ है। Communication synthesis of the parliament sovereignty and a judicial supremacy. Okay, the principle of the sovereignty of the parliament is associated with the British Parliament, while the principle of the judicial supremacy with that American Supreme Court. यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ एसोसिएटेड है, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जो प्रिंसिपल्स जुडिशियल है, ओके, वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह स्ट्रिक्ट है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉ एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। अपने जुडिशियल रिव्यू के साथ सुप्रीम कोर्ट अपने नए नए कानून या फिर कुछ चीज़ें ऑर्डर कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। जो पार्लियामेंट के पास जो पार्लियामेंट है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहेगा संविधान के हिसाब से, जो अपना थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन पावर। रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे पीपल आर रूलर बाय लॉ नॉट बाय मैन। यहाँ पे कोई इंसान, कोई गवर्नमेंट जो है वो राज नहीं करती है, बल्कि जो रूल है वो लॉ का है। यहाँ पे लोकतंत्र है और साथ में एक जो कानून है, कानून की चलती है, यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की नहीं चलती है। ठीक है, देयर इज़ नो रूम फॉर आर्बिट्रेरीनेस, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी जज को खरीद लेना, किसी वकील को खरीद लेना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, ईच इंडिविजुअल इन्जॉय सम फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आपको जीने का हक है, आपको पढ़ने का हक है, आपको घूमने का हक है, तो ये चीज़ें आपके हक है।
Okay, the highest judiciaries is the final authority of the maintaining the rule of law. The highest judiciary जैसे कि हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या है कि फाइनल अथॉरिटी टू मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ. ओके. Any accused can be appealed to the judicial authority to argue the case by the himself or the seek legal assistance with the help of the judiciary. यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आप अगर कुछ आर्ग्यू कर तो अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ या किसी लॉ के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर अपने लिए कुछ करना चाहता है, लड़ना चाहता है, वो तो जुडिशियल के हेल्प से वो लड़े, वो कानून के साथ लड़े, कानून को लेकर लड़े. ओके. आप गवर्नमेंट के सामने बंदूक या लाठी से आप लड़ नहीं सकते. आपको ऑफ कोर्स रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो लॉज है, जो कानून है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी. आप ऐसे लड़ नहीं सकते. ठीक है. सो आगे देखेंगे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड वाइड. तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 0 से 1 के बीच में हमारा स्कोर कितना है, 1 से, ठीक है, तो हमारा स्कोर है 0.5. मतलब 50% हमारा जो एक एवरेज बनता है कि हमारे कंट्री में हम कितना फॉलो करते हैं रूल ऑफ लॉ को. तो ये जो रूल ऑफ लॉ की रैंकिंग हमारी इतनी कम होने की वजह एक गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, और एक कम्युनिटी भी हो सकती है, और मीन्स कोई भी हो सकता है. मतलब ये देखा जाए तो ओवरऑल एक देश की खामी है. ओके. तो रैंक यहाँ पे क्या है कि रैंक कितना है, 1 से 139 तक का हमारा रैंक कितना आता है, 79 पे आता है. तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हमें इसको इम्प्रूव करना है, तो हमें क्या करना चाहिए. और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये जो इंडिया का रूल ऑफ लॉ का जो रैंकिंग है, जो इंडेक्स स्कोर है, वो क्या वो इतना ही होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए. और अगर ऐसा है तो वो क्यों है, वो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ. और ये चीज़ अगर इनकरेक्ट दी गई, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इनकरेक्ट है वगैरह वगैरह, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तो ताकि हम कुछ जस्टिफाई दे सकें. ओके. तो यहाँ पे क्या है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मेजर द पब्लिक सेफ्टी, लीगल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड एक्सेस टू द जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी. ओके. तो ये चीज़ें कुछ ऐसी शो करती है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ऐसे ही नहीं देखा जाता, वहाँ पे पब्लिक की सेफ्टी, लीगल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती है. उसके बाद एक रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स मापा जाता है. ओके. तो फैक्टर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, फैक्टर्स देखेंगे हम कि लिमिटेड गवर्नमेंट पावर, तो उसके अंदर ग्लोबल रैंक है 52 आ रहा है हमारा ग्लोबल रैंक. एब्सेंस ऑफ करप्शन, कहीं 40% ही करप्शन नहीं है, बाकी 60% करप्शन है. तो यहाँ पे अपना जो करप्शन का जो एब्सेंस ऑफ मीन्स यहाँ पे क्या आएगा कि एब्सेंस ऑफ करेक्टर फैक्टर स्कोर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब 60% करप्शन है. ठीक है. और हमारा जो रैंक है वो 95 में आता है कि एब्सेंस ऑफ करप्शन कितना, मीन्स एब्सेंस ऑफ करप्शन कितना है, तो उसके अंदर हमारा रैंक 95 आता है. मतलब हम भी इसमें भी बहुत पीछे है. ठीक है. ओपन गवर्नमेंट 60, उसका स्कोर है 60, उसके अंदर ग्लोबल रैंक है 40 आ रहा है. फंडामेंटल राइट्स 0.49 और उसका रैंक आ रहा है 93. ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, तो उसके अंदर भाई हम बहुत पीछे है, 1 to 1. रेगुलेटरी ऑफ एनफोर्समेंट, उसके अंदर रैंक आता है 78. सिविल जस्टिस, उसके अंदर रैंक आता है 139 में से. क्रिमिनल जस्टिस, उसके अंदर 86, ये बहुत पीछे है. और यहाँ पर हमारा स्कोर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कोर है, 0.39 का स्कोर है. तो हमें थोड़ी बहुत शर्म कर लेनी चाहिए. ठीक है. और ये कोई किसी पर्टिकुलर किसी इंसान को नहीं, किसी पार्ट को नहीं, किसी कैटेगरी के लोगों को नहीं, बल्कि मैं ये जो बात है वो हम सबको जानने, सबको फील करनी ज़रूरी है. तो इस हिसाब से मैं आपको एक सवाल भी पूछना चाहूँगा, क्या है भारत का संविधान जानना, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जानना हर सिटीज़न के लिए ज़रूरी है या नहीं है, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. तो फैक्टर्स एंड सब फैक्टर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. तो ये जो इंडेक्स है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको अच्छे से पढ़े, इसको अच्छे से देखें. और मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और इसके पीछे वजह ये होगी
कि अगर इसको एक्सप्लेन करने लग गया और सो इसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट होगा, और जिन लोगों को इंटरेस्टेड है वो क्या करे कि स्क्रीनशॉट ले, इसको अच्छे से पढ़े, और ये सारी चीज़ें ना, जो ये सारी जो चीज़ें लिखी है, सब फैक्टर्स है और फैक्टर्स है, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं। जैसे सिविल जस्टिस के अंदर क्या होता है कि द पीपल कैन एक्सेस एंड अफोर्ड सिविल जस्टिस, सिविल जस्टिस इज़ अ फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं कि फैक्टर्स, एक जो फैक्टर्स है जैसे कि सिविल जस्टिस, उसके अंदर सब फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या पार्ट हो सकते हैं ना। ये क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट सिस्टम इज़ इफेक्टिव, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे मर्डर हुआ है तो आपने पुलिस कंप्लेन की, तो पुलिस अच्छे से एक्शन ले रही है या नहीं ले रही, वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन होती है। इम्पार्शियल, फ्री ऑफ करप्शन, यहाँ पे करप्शन नहीं है, कोई पैसा खिला के निकल नहीं जा रहा है, क्राइम किया वगैरह, 5-6 लाख खिला दिए टेबल के नीचे से और काम बन गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो ये चीज़ हमें दिखाते क्रिमिनल जस्टिस क्या होता है। ओके, यहाँ पे क्या मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8वां हिस्सा है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब ये होता है ना कि कोई वकील है, एग्जाम्पल मान लो कोई वकील है, वो बिक चुका है, अज्यूम कर लो, और उसने मीन्स अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कुछ साजिशें खेली, कुछ खेल खेला, और जो इंसाफ मिलना था वो नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि अभी क्या होता है कि जज को खरीदते हैं, कोई पुलिस को खरीद रहा है वगैरह वगैरह। मीन्स ये ऐसे केसेस कुछ बन रहे हैं, कोई पुलिस को खिला के अपना FIR कैंसिल वापस ले रहा है, कोई धमका दड़ा धमका, ये मतलब ये जो होती है वो जो मूवीज़ में दिखती है अक्सर, तो ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन certain provisions such as security of tenure, fixed service condition of for judges, है ना। The Supreme Court is the highest court of India with authority all over the other court in India, followed by high court and district courts and lower courts, है ना। Supreme Court is the highest court of appeal and guarantor of the fundamental rights of citizens and guardian of constitution। संविधान को बचाने के लिए आपको अगर नहीं लग रहा कि हाई कोर्ट में भी आपको अगर अपना हक नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ओके, तो ये है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। देख लो भाई, देख लो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये दिल्ली में है। और तो नेक्स्ट रहता है द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अंदर जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी हम देखेंगे। सो पार्ट 3 जो है वो आर्टिकल 12 से 35 तक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एंड गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स विद सिटीजनशिप। और ये जो बात है अभी जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ में वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप मीन्स अगर आप नहीं भी लेक्चर देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो वो भी चलेगा। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट। संविधान को एक गारंटी देता है कि इंडिविजुअल राइट्स को आप छीन नहीं सकते ना। संविधान ये गारंटीज देता है द राइट टू द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, ऑल्सो द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजोरिटी। मतलब कोई फॉर एग्जांपल माइनर दलित है तो दलित का हक भी बचाएगा, जो भी भेदभाव है उसको भी हटाएगा, सबको दूर करके वो एक इक्वली जो चीज़ें ट्रीट होती है तो उसको इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करेगा। ओके, So also the constitution has a provision of fundamental duties, through these are the not enforceable as the fundamental rights are। ठीक है, these duties reflect some of the basic values embodied in a constitution। so ये जो आप फिगर देख रहे हो काफ़ी सही है। फंडामेंटल राइट्स इसमें शो होता है कि राइट टू इक्वालिटी, आप सब एक है संविधान की नज़रों में। फ्रीडम है भाई, जिसको जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है, जो खाना है पीना है। शोषण से आपको शोषण से बचाया जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेक्युलरिज्म है भाई, आप अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हो। एजुकेशन का राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आपका हक बनता है। ओके ना, हर चीज़ में। सो यहाँ पे एक अच्छा फिगर है, यहाँ पे कुछ मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कुछ किया है कि टू डिफाइन। यहाँ पे ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से मीन्स देखो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, सो काफ़ी अच्छा एग्जांपल्स यहाँ पे वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। और तो यहाँ पे देख टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, द कॉन्स्टिट्यूशन
इंस्टीट्यूशन, द इंटरनेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम बिफोर एंड आफ्टर द मूवी। तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि इज्जत से अपने जो हमारा जो कल्चर है, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, संविधान का एक रिस्पेक्ट है कि जैसे कि एक नेशनल एंथम है, हाँ, तब हमें खड़ा हो जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, खड़े रहना चाहिए और रिस्पेक्ट के साथ उसको दिल से पढ़े, है ना। ये मतलब जो हमारे एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो भी है, ये रीति रिवाज है, जो भी मानो आप, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव है द कंपेशन टुवर्ड द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर। अपने आसपास के जो मीन्स जो भी है, लेक्स है, रिवर्स है, उसको हम ख़राब ना करें, उसको हम बचाने की कोशिश करें, है ना। फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ द प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द आवर कंपोजाइट कल्चर, ये सारी कुछ बातें, ताजमहल, रेड फोर्ट वगैरह वगैरह, ओके। अप टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये सारी चीज़ें ना एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे, ओके। यहाँ पे है ना, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पीड ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मिशन टू मार्स, RTI वगैरह वगैरह। तो ये क्या है कि मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डेवलप करना, वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना, है ना, रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़, टू प्रमोट हार्मनी स्पिरिट, ब्रदरहुड, है ना। क्या है कि डिफेंड द कंट्री, अपने अपनी इज्जत, सब चीज़ें बचानी है, तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि अच्छे से हम हमारे दोस्तों के साथ अच्छे, जो कंट्री के फेलो मैन्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, ये सारी क्या हमारी ड्यूटीज़ बनती है ना, ओके। सो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ अ नॉवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक अच्छा नॉवल फीचर्स है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। इंक्लूड द कंस्टिट्यूशन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू आर पीपल। जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे कि किसी का नुकसान हो गया, मान लो एक प्लेन क्रैश हो गया, है ना, एक प्लेन क्रैश हो गया वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको कुछ पैसे देती है कि भाई हाँ, तो तुम्हारे नुकसान हुआ है तो उसका हम भरपाई मुआवजा करेंगे, ठीक है। अब उसके बदले में, जान के बदले में पैसों की कीमत तो नहीं दे सकता, बट स्टिल जो इकोनॉमिक जस्टिस होता है ना, सोशल जस्टिस होगा, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वहाँ पे उसको जस्टिस मिलना कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और जो कोई भेदभाव को प्रमोट करे उसको सजा देना, तो ये क्या सोशल जस्टिस होता है टू आवर पीपल, ओके। दे एम एट एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया वेयर देयर विल बी द नो कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू, है ना, कि जो पैसे वाले हैं उसको कंसंट्रेट ना करना, बल्कि जो इंसाफ है, इंसाफ करना, है ना, कि गरीब अमीर का हक ना मारे और अमीर गरीब का हक ना मारे, तो ये सारी चीज़ें से रोकना, बचाना, है ना। वेलफेयर स्टेट ऑफ इन इंडिया, एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट, फॉर एग्जांपल DPDS टू इंश्योर द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना, कि जैसे कि अनाज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू को ही अनाज मिलेगा या मुस्लिम को ही अनाज मिलेगा, या तो फिर किसी मेजॉरिटी या फिर ब्राह्मण्स को ही अनाज मिलेगा। अगर राशन में जा रहे तो सबको मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड है वो जाकर राशन ले सकता है, ओके, है ना। तो इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, ऐसा नहीं है कि लड़कियां काम कर रही है तो उसको कम दो, लड़के कर रहे हैं उसको ज़्यादा दो, ऐसा अक्सर हमने देखा है ना हमारे समाज में। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, ऐसे कहीं ऐसी जगह पे बच्चों को काम ना करने को मिले जहाँ पे उनको खतरा हो, जैसे कि बिल्डिंग में काम करना, है ना, केमिकल फैक्ट्रीज में, सीमेंट की फैक्ट्रीज में बच्चों को काम कराना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस, है ना, उनको उनका बचपन जीने का पूरा हक है, वो फंडामेंटल राइट्स में आता है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे अगर फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं तो वो एक होता है कि वहाँ पे हैज़ार्डस नहीं, वहाँ पे उनको कोई खतरा नहीं है, उनकी जान का कोई मीन्स ऐसा नहीं होगा वहाँ पे कोई वातावरण ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना, क्योंकि वो कोई फैक्ट्रीज नहीं, वो एक है एक्टिंग करना, एक्टिंग करियर है, ओके। ड्राइंग कर रहा है, अगर एक छोटा बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो वो हक है उसका। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वीकर हिस्सा होता है, जैसे कि कमज़ोर हिस्सा, कमज़ोर कड़ी बोलते हैं ना कि सोसाइटी की कमज़ोर कड़ी है, जो एजुकेटेड पीपल नहीं होते, दलित लोग जनरली, ऐसा मीन्स ये है अभी भी, तो दलित लोगों को प्रमोट करने हमने क्या किया है, हमने जो उनकी जो सीट्स है उनको दिया है कि नहीं, ये जो सीट्स है ये कॉलेज के अंदर, ये जो जैसे कि 100 सीट्स है कॉलेज के अंदर, उसके अंदर 20 सीट कन्फर्मली उन लो OBC ST, है ना, SC कैटेगरी के लोगों के लिए 20 सीट्स फिक्स कर दिए जाते हैं ना, तो उनको कम रैंकिंग में भी, कम मार्क्स में भी उनको वो सीट्स मिल सकती है। तो क्या है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। इंडियन सेकुलरिज्म, ये सारी बातें तो आप देखो, जो इंडियन स्टेट फॉर सेकुलर स्टेट डो नॉट अपहोल्ड द पर्टिकुलर रीजन, या फिर एज ऑफिसर इंडियन स्टेट, किसी एक, जैसे कि अभी बहुत चलता है कि
हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं होना है कि क्या है कि डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन। संविधान कभी नहीं चाहेगी कि ये कोई किसी ये जो देश है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का हो जाए ना, वो सबका है ना। क्योंकि भारत को आज़ाद करने के अंदर सबका खून लगा है ना। दिस डज नॉट मीन द स्टेट इज़ अ एंटी रिलीजियस, का मतलब ये नहीं है कि वो एंटी रिलीजियस है ना। The Indian Constitution embodied the positive concept of the secularism, giving equal respect to the all religion and protecting all religions equally. Universal adult franchises. Indian democracy functions to basis of the one person one vote. वोट देना सबका हक है. In India, every citizen who is above 18 has a right to vote without any discrimination of the ground, caste, race, religion, sex, literacy. किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मेल हो या फीमेल हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, उसको हक है वोट देना, है ना. तो यहाँ पे लिखा है कि इन 1952 जहाँ पे पहला इलेक्शन हुआ था वहाँ के अंदर 1952 के जामा मस्जिद के एरिया में न्यू दिल्ली, अ ब्लाइंड मैन इज कैरियर टू पोलिंग बूथ फॉर वोट. ओके, तो यहाँ पे उनको वोट देने के लिए लाया गया था, एक अंधा आदमी था, है ना. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल इक्वलिटी इन इंडिया थ्रू द मेथड ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट, है ना, कि भाई सबके लिए है, सबके लिए. इंडिया का फर्स्ट वोटर श्याम शरण नेगी, द बॉर्न 1 जुलाई 1917, इज़ अ रिटायर्ड स्कूल टीचर ऑफ द कल्पना, हिमाचल प्रदेश. इनका ये फ़ोटो है. ये जो है वो इंडिया के सबसे पहले वोटर है, सबसे पहले वोट देने वाले. और प्रेजेंट इनकी हाल ही में डेथ हुई. एक्चुअली यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, यहाँ पे गलत लिखा है, 2022 में इनकी डेथ हो चुकी है ना. द श्याम शरण नेगी इज फ्रॉम 1917 टू 2022. ये मोर देन 100 ईयर, मतलब करीब करीब 105 साल ये जिए हैं. ओके, he has a cast the first vote on 15 October 1951 in a 1951 general election in India, the nation's first election since the end of the British rule in 1947. Okay, he has voted in every general election since 1951 and is believed to be India's oldest voter as well as its first. Okay, the single citizenship का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि मान लो मैं गुजरात से हूँ, तो मैं गुजरात का सिटीजन नहीं हूँ, मैं झारखंड, मैं एमपी, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र का सिटीजन नहीं हूँ, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, है ना. और मुझे इंडिया का सिटीजनशिप उस बेसिस पे मिला है कि मैं यहाँ का रेसिडेंस हूँ और मेरा बर्थ प्लेस यहाँ पे है, तो उस बेसिस पे मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, है ना. यहाँ पे लिखा है कि मैं कोई झारखंड या अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ का सिटीजन नहीं हूँ, बट मैं इंडिया का सिटीजनशिप ज़रूर हूँ. इट हैज़ डेवलप्ड the sense of unity among the people of India. इमरजेंसी प्रोविज़न, जैसे कि इमरजेंसी लगा दिया था हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी लगवा दी थी, है ना. इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं. there is a 3 type of emergency caused by war, external aggression or the armed rebellion. Emergency arising फेलियर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के जो कर्तव्य है, अगर रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे जहाँ पे फेल हो जाए तो आप इमरजेंसी लगा दो. फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे कभी श्रीलंका और पाकिस्तान में चल रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना. द कंसेप्ट ऑफ द बिहाइंड द प्रोविजन इज टू सेव गार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान को बचाने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ती है कभी कभी. कंक्लूजन क्या है कि इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट सोवरियन रिपब्लिक नेशन. भारत एक आज़ाद और रिपब्लिक नेशन है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, वो गारंटीड है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी पे एंड अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल हक मिलना चाहिए. जो कहते हैं ना ये लोग जो कि इक्वल मेंस आर वुमेन्स आर इक्वल वगैरह वगैरह, तो मैं कहता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी जेंडर होना चाहिए. इक्वलिटी में क्या है ना, इक्वलिटी क्या ही करते हैं लोग, बट मैं कहना चाहता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना. इक्वलिटी ऐसा मीन्स अगर ऐसा ही है तो स्कूल्स में जहाँ पे यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे ना लड़कों को भी स्कर्ट पहनने को अलाउ कर दो, है ना. इक्वलिटी है ना.
टीचर्स जो सर है मेल टीचर्स, उनको भी बोलो कि साड़ी पहन के आओ, इक्वलिटी, इसको बोलते हैं इक्वलिटी, बट इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू पीपल, है ना। तो यहाँ पे होती है इक्वल अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी होती है, अगर लड़का अगर 1 लाख की जॉब कर सकता है लड़की भी करे, है ना, ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही कर सकता है, तो लड़की भी करे, अगर एक कंपनी लड़का चला सकता है तो लड़की भी चलाए, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रॉपर चेक एंड बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स against the arbitrary and absolute exercise to the power of state. Single citizenship develop a sense of unity among the people of India. भाई सिंगल सिटीजनशिप, हम सब इंडिया के देशवासी है, इस देश के देशवासी है, हम यहाँ के सिटीजन हैं, ये क्या सेंस करता है कि यूनिटी अमॉन्ग द पीपल, है ना। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिटरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट के पावर से ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें उनके पावर से हमें प्रोटेक्ट करती है, ताकि कोई तुम पे कोई गवर्नमेंट आके किसी माइनॉरिटी या किसी कैटेगरी या किसी कम्युनिटी के लोगों पे अत्याचार ना कर सके, है ना। सो गाइस आज के लिए थैंक यू, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, तो माफ़ी चाहूँगा इतना लंबा खींचने के लिए, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।